अपने सभी किसान भाइयों को, दर्शकों को नमस्कार। मैं विनोद कुमार सचान। विषय खेती का है। मित्र, मैं अक्सर बोलता हूँ कि आज की जो आधुनिक रसायन आधारित कृषि है, उसके कारण किसान के जीवन में तो संकट है। देश का लगभग हर किसान, कुछ अपवादों को छोड़ दो जो बहुत बड़े बड़े किसान हैं जिनकी ज़मींदारी रही है, उनकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन देश का लगभग 90% किसान जो लघु और सीमांत और मध्यम श्रेणी का है, उसके जीवन में संघर्ष तो है और संघर्षों का कोई अंत नज़र नहीं आता। हमारे देश की कृषि नीतियाँ किसानों की खुशहाली के लिए निरंतर प्रयास करती रहती हैं, लेकिन हालात जो उम्मीद की जाती है कि किसानों का हालात सुधरेगा, वो सुधर नहीं पा रहा है। मैं उसको बड़ी बारीकी से जो मैंने अध्ययन किया, जो मैं देखता हूँ कि ये हालात जो ख़राब हैं वो इसलिए ख़राब हैं, या किसान के सामने जो समस्याएं हैं फसलों के उत्पादन को लेकर के, फसलों में लगने वाले बीमारियों, कीटों, खरपतवारों को लेकर के, या मंडी में उसकी फसल का उचित मूल्य मिलने को लेकर के, देश ने तो एक कीर्तिमान प्राप्त किया कि 1950 के दशक में जहाँ मेरे देश का टोटल खाद्यान्न उत्पादन 60 मिलियन टन था, आज बढ़ कर के 350 मिलियन टन के पार चला गया। लेकिन प्रश्न आता है, किसान को क्या मिला, या ये कृषि उपज जो खाता है उस उपभोक्ता को क्या मिला। उपभोक्ता में तो सारे लोग हैं, 140 करोड़ लोग जो देश का किसान ग्रो करता है वही खाता है, उसको क्या मिला। मित्र, जब हम बात करते हैं प्राकृतिक खेती की और किसानों से कहते हैं कि ज़मीन में ह्यूमस बढ़ा करके, बायोडाइवर्सिटी सुधार करके और रसायनों का प्रयोग बंद किया जा सकता है, बहुत सारे लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते और किसान को हिम्मत जुटानी चाहिए। किसान हिम्मत जुटाता नहीं है और हमारी पीठ के पीछे, सामने से किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन पीठ पीछे हमको लोग गालियां देते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, केमिकल बंद करने के बाद देश का उत्पादन गिर जाएगा। कई सारे देश के किसान कहते हैं कि साहब मैंने प्राकृतिक खेती की और हमारी फसल का उत्पादन गिर गया, या मेरे में ऐसा हो गया, मतलब मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमने कहा, मित्र प्राकृतिक खेती क्या होती है आपको पता है? तो उन्होंने बोला कि साहब जब हम अपनी फसलों में रसायनों का उपयोग बंद कर देते हैं तो उसको प्राकृतिक खेती कहते हैं। तो हमने कहा ना मित्र, प्राकृतिक खेती का मतलब है कि प्रकृति की व्यवस्था को ठीक करना। खेती का जो संबंध है वो प्रकृति से है। ये कड़वा सत्य है कि खेती का संबंध प्रकृति से है, और ये एक मीठा झूठ है कि खेती का संबंध निवेशों से। खेती का पहला निवेश है कि प्रकृति की समृद्धि, जिसमें मैं कहता हूँ कि सॉइल में, भूमि में ह्यूमस 1% से ज़्यादा होना चाहिए, खेत के आसपास चारों तरफ नाना प्रकार के पेड़ होने चाहिए, ज़मीन के नीचे भूगर्भ जल स्तर ऊपर होना चाहिए, अगल बगल में कहीं जलाशय होने चाहिए। प्रकृति का वैभव जब स्ट्रांग होता है तो खेती में कोई लागत नहीं होती और किसान संपन्न होता है। चलिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों को थोड़ा सा लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना 5 साल पहले लागू की। एक साल में हमारे देश के किसानों को 72,000 करोड़ रुपए उनके खातों में हर 4 महीने के बाद 2,000, साल में 6,000, यानी 500 रुपया महीना ये दिया जाता है, और 72,000 करोड़ रुपए देश में सरकारी खजाने से जाते हैं।
अब मैं आपको एक सिनेरियो दिखा रहा हूँ, ज़रा देखना। हमारे देश में 72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फलों की खेती होती है। नासिक में अंगूर की खेती होती है, हिमाचल कश्मीर में सेब की खेती होती है, इसमें नागपुर में संतरे की खेती होती है, भुसावल में केले की खेती होती है, बिहार में मुजफ्फरपुर में लीची की खेती होती है। यानी कुल मिलाकर के 71 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में हम फलों की खेती करते हैं और 1 करोड़ 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में हम सब्जी की खेती करते हैं। आपको पता है और आप पूछ सकते हो, देश का फल की खेती में देश के किसान 1 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए प्रति एकड़ का फसल सुरक्षा रसायन प्रयोग करते हैं। और जो 1,23,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 1 करोड़ 23 लाख हेक्टेयर सब्जी की खेती होती है, सब्जी की खेती का किसान 40,000 रुपये से लेकर के 60,000 रुपये तक का फसल सुरक्षा रसायन प्रयोग करता है। कुल मिलाकर के फल और सब्जी में जब हम पेस्टिसाइड का वॉल्यूम निकालते हैं तो 1,60,000 करोड़ 1,60,000 करोड़ रुपए का फसल सुरक्षा रसायन केवल फल और सब्जियों में खर्च होता है। हमारे देश में ज़मीन 14.5 करोड़ हेक्टेयर है। इसमें से 1.5 लाख 2 करोड़ हेक्टेयर तो सब्जी और फल में निकल गई, बच गई मेरे पास 12.5 करोड़ हेक्टेयर। इसमें से मैं करीब 20 करोड़ हेक्टेयर में क्रॉपिंग इंटेंसिटी फसल सघनता यानी किसी किसी खेत में 2-2 3 क्रॉप करते हैं। तो हमारे देश में जो खाद्यान्न और दलहन और गन्ना की खेती होती है वो करीब ये मान लीजिए कि 20 करोड़ हेक्टेयर में खेती की जाती है। और इन फसलों में जो टोटल फसल सुरक्षा रसायन वेस्ट होता है उसकी कीमत है 5 लाख करोड़। यानी हम अपनी फसलों का, फलों का, सब्जियों का उत्पादन प्राप्त करने के लिए 6 करोड़ 60 लाख रुपए मूल्य का, यानी 6,60,000 करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड खर्च करते हैं। 3.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य का हम रासायनिक उर्वरक प्रयोग करते हैं। इसका कुल वॉल्यूम हो जाता है मोटा मोटा 10 लाख करोड़। अब एक साल में 72,000 करोड़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से प्राप्त होता है, लेकिन ये आप तो इसका 15 गुना ज़्यादा सिर्फ केमिकल में यूज कर देते हो। ये केमिकल अगर सेव हो जाए ना, ये केमिकल अगर बंद हो जाए तो एक किसान को 70,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेगा। अभी सरकार देती है 6,000 प्रति वर्ष, और अगर मैं पेस्टिसाइड और ये रासायनिक उर्वरक बंद कर दूं तो हमको मिलेगा 70,000 प्रति वर्ष एक किसान के हिस्से में आने वाला है। प्रश्न उठता है कि लोग कहते हैं, जो व्यवसायी लोग हैं जिनको किसान के साथ बिजनेस करना है, वो कहते हैं संभव नहीं है, मैं अगर फर्टिलाइज़र नहीं डालूंगा तो उत्पादन गिर जाएगा, अगर फफूंदनाशक कीटनाशक नहीं डालूंगा तो सारा का सारा फसल हमारा बीमारियां और कीड़ा खा जाएगा। ऐसा कह के डराते हैं। और मैं क्या कहता हूँ, एक बार हिम्मत करो। देश में कम से कम कुछ नहीं तो डायरेक्टली 30-40 हज़ार किसान जो मेरा प्राकृतिक विधि का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पर खेती करते हैं। और देश में ही नहीं, कई सारे किसान श्रीलंका में, पाकिस्तान में, नेपाल में भी इस विधा को समझते हैं, जो विधाएं मैं बताया करता हूँ। मित्र, मुद्दा ये है कि ये जो 10 लाख करोड़ रुपए का जो पेस्टिसाइड है ये क्या कर रहा है। एक तरफ देश जीवामृत की बात कर रहा है कि जीवामृत डालिए, दूसरी तरफ पेस्टिसाइड भी डालिए, जिस कारण से जमीन के लाभदायक जीवाणु मरे हैं वो कारण आज भी जिंदा है। एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि दीमक लग गई है तो क्लोरोपाइरीफास डालिए, दूसरी तरफ कह रहा हूँ जीवामृत डालिए।
एक तरफ कह रहा हूँ कि क्लोरोपाइरीफास डाल करके केंचुआ मारिए, दूसरी तरफ कह रहा हूँ वर्मी कंपोस्ट बनाइए। मित्र, ये दो बातें समझ में नहीं आती। हमें आज ये तय करना पड़ेगा कि उचित क्या है और अनुचित क्या है। तो उचित निरंतरता, देखिए खेती निरंतर रहेगी और जब तक इस धरती पर मनुष्य है उसको खेती करनी पड़ेगी क्योंकि भोजन की ज़रूरत है। लेकिन हालात तो ऐसे हो गए हैं कि आने वाले समय में लगता है खेती हो नहीं पाएगी, क्योंकि हमारी जो कृषि योग भूमियाँ हैं उनके बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल तीनों कैरेक्टर खराब हो गए। ज़मीन के नीचे का पानी ख़त्म होने को है, बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो गई है, और ये जो केमिकल डाल रहा हूँ इसके कारण मनुष्य भी लगभग सारे लोग बीमार जैसे ही हैं। कोई हेल्दी व्यक्ति दिखता नहीं है अब। तो मेरा प्रश्न एक रहता है कि आने वाली पीढ़ियों के संबंध में अगर आज की जनरेशन ने नहीं सोचा तो कौन सोचेगा? सबने तो बच्चे पैदा किए हैं ना। आज देश में जो क्राइम है, आप नाना प्रकार के क्राइम देख सकते हो, मैं नाम नहीं लूँगा। मतलब क्राइम इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और हमारी जो व्यवस्था है संवैधानिक, वो क्रिमिनल पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। और ये क्राइम बढ़ क्यों रहा है? तो उसके पीछे का एक ही रीजन है। जैसे मैं बोलता हूँ कि कृषि एक सनातन संस्कृति का हिस्सा है, जिसमें हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यही प्राकृतिक खेती है। लेकिन अभी किसान को लालच दे करके कि आपकी आमदनी बढ़ाएंगे, ये करने से आपकी पैदावार बढ़ेगी, ये करने से ऐसा होगा, ऐसा कह करके 50 सालों से मैं किसान की आमदनी बढ़ाने में लगा हूँ, और किसान भी 50 साल से ऐसी व्यवस्था चाह रहा कि मेरी आमदनी बढ़े, लेकिन बढ़ने की वजह घट रही है। क्यों? कि जैसे जैसे मित्र प्रकृति की व्यवस्था खराब होती है, भूमि में फर्टिलिटी कमज़ोर होती है, सॉइल के नीचे भूगर्भ जल नीचे जाता है, मतलब जल स्तर नीचे खिसकता है, बायोडाइवर्सिटी नष्ट होती है, तो जाहिर सी बात है खेती में नए नए चैलेंज आएंगे। अभी तो चैलेंज था फर्टिलाइज़र का, 16 पोषक तत्वों का, फिर बीमारी का, फिर कीट का। अब 2 नए संकट आ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन का, ग्लोबल वार्मिंग का। इनसे कैसे लड़ सकते हैं? विषय केवल इतना है। तो इनसे लड़ने के लिए किसी हथियार की ज़रूरत नहीं, इनसे लड़ने के लिए ज़रूरत है केवल ज्ञान की। और कौन सा ज्ञान? हमारा सनातनी ज्ञान, यानी जो परमात्मा ने हमको निर्देश दिया था कि आपका शरीर पंच महाभूत से मिलकर के बना है, और खेती भी पंच महाभूत की व्यवस्था में होती है। पंच महाभूत की व्यवस्था के साथ साथ जो बायोडाइवर्सिटी है, धरती के ऊपर जो वनस्पतियों की, जीवों की, पक्षियों की, जलचर की जो माया है, उससे खेती होती है। और पढ़े लिखे लोगों ने उन्हीं को बताया कि ये दुश्मन है, ये कीट दुश्मन है, वो वायरस दुश्मन है, वो फंगस दुश्मन है, वो बैक्टीरिया दुश्मन है, वो चिड़िया दुश्मन है, वो नीलगाय दुश्मन है। मनुष्य ने जब परमात्मा की बनाई गई व्यवस्था से दुश्मनी मोल ले ली, यानी कि उसको प्रकृति की व्यवस्था में सब दुश्मन ही नजर आ रहे हैं, और वो दुश्मनों को मारने के लिए केमिकल लेकर के घूम रहा है, तो हालात यही होंगे जो आज के हैं। तो मैं अपने सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ, आज हमको रुपए की बात, रुपए का लालच छोड़ दीजिए। अब तो मुद्दा है आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य का, या आपके आने वाले जीवन का। आप यहाँ जिएंगे कैसे? भोजन में मैंने बोला कि 6.6 लाख करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड आपके भोजन में है। ये भोजन में भी हो सकता है, ये पानी में भी हो सकता है, ये वायु में भी हो सकता है। पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, ये आप जानते हैं। और इसके जो
केमिकल का मॉलिक्यूल जो खतरनाक होता है उसको टूटने में, उसको ब्रेक होने में एक टाइम लगता है, वो भी नेचर ही करती है। लेकिन हम इतनी फास्टली डालते चले जाते हैं, हर 7वें दिन फेंक रहे हैं, तो नेचर भी मजबूर है। किसी भी केमिकल के जो मॉलिक्यूल, जो डेंजरस मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ने का काम भी ये सूक्ष्म जगत की माया ही करती है, लेकिन हम उस माया को मार रहे हैं। तो विषय है कि हम कैसे जिएंगे, हमारी आमदनी कैसे बढ़ेगी, मेरे चेहरे में खुशियाँ, मेरे चेहरे में मुस्कान कैसे आएगी, मुझे आनंद की प्राप्ति कैसे होगी। तो आनंद की प्राप्ति के लिए हमें प्राकृतिक खेती की ओर लौटना पड़ेगा। और एक कहावत है, जो डर गया समझो मर गया। तो लोगों का काम है आपको डराना, डरा करके आपकी जेब का पैसा खींचना। सारा संसार आज यही कर रहा है। भोले भाले गरीब किसान को, मजदूर को लालच में फंसाओ, उसको डराओ और फिर उसकी जेब का पैसा निकाल लो। खेती के साथ यही हो रहा है। खेती में तो धरती माता है, प्रकृति रूपी माँ है, वही सब कुछ देने वाली है, और मैं उसी को नष्ट कर रहा हूँ। और मैं कहता हूँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, पीएचडी हूँ। भाई मेरे प्रकृति की जिस व्यवस्था में आप रहते हैं, अगर उस व्यवस्था को नहीं जानते तो आपके पढ़े होने और लिखे होने का क्या मतलब है। पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है पुरुषार्थ, परमार्थ, लोगों का कल्याण हो, प्रकृति का भला हो, क्योंकि मुझे प्रकृति की व्यवस्था में जीना है। तो मित्र, ये जो प्राकृतिक खेती है, जो हमारे बीच के लोग, जैसे मैं एक चीज़ और कहता हूँ कि जब भी ऐसी बातें होती हैं कि प्राकृतिक खेती ही करनी पड़ेगी, प्राकृतिक खेती ही विकल्प है, तो लोग 1950 से कंपैरिजन करते हैं। 1950 में 60 मिलियन टन खाद्यान्न था, देश के लोग भूखों मरते थे। यानी कि ये पढ़ा लिखा जो समाज है, जो किसानों के साथ बिजनेस करना चाहता है, इसकी नज़र में भारत का जन्म 1947 में हुआ है, जबकि भारत की संस्कृति अनादिकाल पुरानी है। सभ्यता का विकास यहीं हुआ, यहीं सब कुछ हुआ, इसी भरत भूमि से सबको ज्ञान मिला। और 17वीं शताब्दी का इतिहास है कि हमको पुरोहित राष्ट्र कहा जाता था, हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे। दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी थी। क्यों थी? तब ये टेक्नोलॉजी और कृषि विज्ञान में ऐसा कुछ तो नहीं था, ना केमिकल फर्टिलाइजर थे, ना बोरिंग था, ना बिजली था, ना ट्रैक्टर था, ना कल्टीवेटर, रोटर, कुछ भी नहीं था। तो कैसे हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ थी? सीधी सीधी बात है, हमारे फोरफादर सनातन संस्कृति को समझते थे, प्रकृति की रक्षा कैसे करनी वो जानते थे। आज क्या हुआ? आज भौतिकवाद के युग में सबको लालच है, सबको लखपति करोड़पति बनने का लालच दिया जाता, बना कोई किसान नहीं। किसान तो भीख मांगने की कगार पर है, भीख मांगते ही है। आज देश के जो मैंने 90% किसानों की बात बताई, वो सारे के सारे कर्ज में डूबे। कब तक? मेहनत करने वाला किसान 10 एकड़ का, 5 एकड़ का, 3 एकड़ का, 7 एकड़ का मालिक, और कर्ज में डूबा। अन्नदाता किसान कर्ज में डूबा है। उत्तम कही जाने वाली खेती आज लोग बेच करके शहर में भाग जाना चाहते हैं। क्यों? हमारी अज्ञानता। खेती आज भी खूबसूरत हो सकती है, बस मुझे प्रकृति की व्यवस्था के साथ जीना है। 2-3 काम और करने। उत्पादन बढ़ाने का तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। हमारे देश में इतना सरप्लस उत्पादन है, फलों का, सब्जियों का, गन्ने का, खाद्यान्न का। थोड़ा उत्पादन अगर कम है तो मोटे अनाज का, तिलहनी फसलों का और दलहनी फसलों का। और ये जो दलहनी तिलहनी फसलों का, मोटे अनाज, ज्वार बाजरा का रकबा घटा, उसी की वजह से और प्रॉब्लम। गेहूं और धान का जो 350 मिलियन टन का हमारा टोटल प्रोडक्शन है खाद्यान्न का, उसमें 230 मिलियन टन तो केवल धान और गेहूं हैं जिनका रकबा बढ़ता जा रहा है। उनको सिंचाई के लिए मैं ज़मीन के नीचे का पानी निकालता जा रहा हूं, और धरती बिना पानी के होती चली जा रही। इस बरसात में बेशक बाढ़ आ जाती हो, लेकिन बरसात को जाने दीजिए।
पानी तो 450 फुट पर है, 250 फुट पर है, 150 फुट पर है। किसी ज़माने में पूरे देश में 30, 35, 40, 50, 60 फुट पर पानी हुआ करता था। तो मित्र, खेत की मेड़ बना करके पानी को बचाना, खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाना, किसी भी फसल अवशेष में आग न लगाना, खेती के साथ पशुओं को पालना, गांव के जलाशयों को ठीक करना, ये किसान का धर्म है। हम सोचें इसको नीतियां करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी अपनी प्रायोरिटी होती है। मैं बोलता हूँ, गरीब को अपनी प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी कि मैं जो मजदूरी करके आता हूँ उसमें कितना पैसा बचा के रखना है और कैसे जीवन जीना, दारू नहीं पीना। किसान की अपनी प्रायोरिटी होनी चाहिए, मुझे खेती में जो फसलें बोता उसकी लागत कैसे कम कर सकते हैं, पानी को कैसे बचा सकते हैं, और जो मेरी आमदनी हुई वो पैसा बाजार में जाने से कैसे रोक सकते हैं। एक आम आदमी की अपनी प्रायोरिटी होनी चाहिए, मैं बीमार होने से कैसे बचूं ताकि मेरे परिवार में जो 20,000, 50,000, 25,000 रुपया प्रतिवर्ष ट्रीटमेंट में जाता हो कैसे बच सके। नीतियों की अपनी प्रायोरिटी है, ब्यूरोक्रेट्स की अपनी प्रायोरिटी है, टेक्नोक्रेट्स की अपनी प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी भी है, मजबूरियां भी, लेकिन हमें किसी की मजबूरी में खुद मजबूर नहीं होना। हमारी प्रायोरिटी फिक्स होनी चाहिए कि मैं खेती ऐसे करूँगा, हमको और ज़्यादा परवाह नहीं है, मुझे परवाह है बायोडाइवर्सिटी की। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहें, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मेरी प्रायोरिटी ये है, मुझे उम्मीद है कि एक बार आप 10 मिनट के लिए आंख बंद करके ज़रा ये विचार करें, आपके घर में जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो कैसे जिएंगे। क्योंकि आज की परिस्थितियां बहुत बेकरार हैं, आप स्वयं बीमार हैं और आप परिवार में अगर नज़र डालते हैं तो आपके परिवार में कोई स्वस्थ नहीं है। छोटे छोटे बच्चे माँ के पेट से जन्म लेके आते हैं, डॉक्टर कहता है कि इनके दिल में छेद है। 3% बच्चों के दिल में छेद होता है पैदाइशी। 5-6 साल की उम्र में जो है 15% बच्चों को चश्मा लग जाता है। देश की 25-30% स्त्रियां गर्भवती नहीं हो पा रही हैं। 16 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो जाता है, और ये सब इसलिए होता है, ये जो दूषित कृषि प्रणाली है, जो दूषित तकनीकी आधारित कृषि प्रणाली है। मैं बोलता हूँ कि दुनिया को अपनी अपनी परवाह है, किसान को अपनी परवाह नहीं है। किसान दुनिया की दुकानें चला सकता है, अपनी दुकान को नहीं सजाएगा। मित्र, आपकी दुकान वो 5 एकड़ ज़मीन का टुकड़ा है, उस दुकान को जितना अच्छा बना लेंगे आमदनी उतनी ही बढ़ेगी, और वो दुकान जितनी बंजर होती जाएगी, बर्बाद होती जाएगी। उस दुकान में माल नहीं होगा तो आप दुकान जाएंगे नहीं। उस दुकान में माल भरना है ताकि आप दुकान रोज़ खोल सकें। और कौन दुकान रोज़ खोलता है? जो थोड़े से सब्जी लगाएगा, थोड़ा सा फल लगाएगा, बकरी पालेगा, गाय पालेगा, नाना प्रकार की खेती करेगा, तब वो रोज़ आना जाने का अवसर मिलेगा खेत में। और जो मोनोकल्चरिंग करेगा, केवल गन्ना बो दिया और कुछ नहीं उसके पास, तो क्या करेगा? साल में 10 बार गन्ने के खेत में जाएगा। जो गेहूँ बो दिया, केवल गेहूँ बोता है, तो क्या करेगा? गेहूँ की फसल 4.5 महीने की है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6, 8 बार जाएगा। जब फर्टिलाइज़र डालना होगा तब जाएगा, जब सिंचाई करना होगा तब जाएगा। लेकिन अगर गेहूँ है, चना है, मटर है, मसूर है, राई है, अलसी है, जौ है, गन्ना है, आलू है, कपास है, फल है, सब्जी है, सब कुछ है, बाग है, बकरी है, बगीचा है, गाय है, तो आपको रेगुलर काम है। और जो रेगुलर काम करेगा उसको आमदनी होगी, और जो साल में सिर्फ 20 दिन काम करेगा तो 20 ही दिन तो आमदनी होगी। मित्र, ये वक्त बहुत खराब चल रहा है, और हालात इतने ख़राब है, अगर देश का हर किसान इस बात को नहीं समझ रहा है, या मेरी बात अगर अधिक से अधिक किसानों को पहुंचाने में आप विलम्ब करते, तो फिर तय है कि मौत सामने खड़ी है और हमको मौत निगलने वाली है। नमस्कार।